नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास कार्यक्रम पॉलिटिकल मंथन देख रहे हैं। देखिए, कल न्यूज हाट परिवार ने होली मनाई और बिहार के तमाम दिग्गज नेता उस होली के कार्यक्रम में शामिल हुए। आपने वो तस्वीरें भी देखी, लाइव कार्यक्रम भी चल रहा था। भरत शर्मा जी भी पहुंचे थे, तमाम जो बिहार के वरिष्ठ नेता थे वो पहुंचे हुए थे। लेकिन हर रविवार को पॉलिटिकल मंथन का कार्यक्रम होता है। हम कहीं भी रहें, ऑफिस में रहें, पटना में रहें या कहीं बाहर रहें, आप तक पॉलिटिकल मंथन का कार्यक्रम हम लोग पहुंचाते हैं। और देखिए, पॉलिटिकल मंथन में बिहार, बंगाल और देश दुनिया से जुड़े हुए तमाम पॉलिटिकल अपडेट के साथ साथ जो ताजा पॉलिटिकल हलचल है उस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। और देखिए, हर समय की भांति हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के एडिटर इन चीफ अमित कुमार अग्रवाल सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा सर दिल्ली से जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सागर भाई। तो देखिए, आज हम लोग तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ईरान की चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि ईरान में जिस तरीके का हलचल है, उठापटक है, वो बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देश दुनिया की निगाहें अभी ईरान पर है और शिया समुदाय में खासकर काफी गुस्सा है। उसके बाद थोड़ा बात कर लेंगे हम लोग बंगाल की भी, क्योंकि बंगाल में आज से ही परिवर्तन यात्रा की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन जो विधिवत उद्घाटन है, कल खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंच रहे हैं, तो वह भी चर्चा करेंगे। और अंत में फिर लौटेंगे बिहार, क्योंकि बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां राज्यसभा को लेकर भी काफी तेज हो गई है। तो बारी बारी से समझने का प्रयास। सबसे पहले ईरान। सबसे पहले सर, पंकज सर आपसे ही समझ लेते हैं, क्या लग रहा है ईरान में जिस प्रकार के हालात अभी बने हुए हैं, जिम्मेवार कौन है और क्या कुछ हुआ है सर? देखिए, जो ईरान में हुआ है और जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है वो बड़ा ही भयावह है। और दुनिया एक ऐसे मोड़ पे अब खड़ी दिखने लगी है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध को दस्तक दे रहे हैं। और जिस तरह से ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है, कोई सोच नहीं सकता था कि दुबई पे हवाई हमला होगा, बहरीन में होगा, कतर में होगा। माने इसका जो आप ईरान पे हुआ उसके जवाब में जिस तरह से जवाबी कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, ये दुखदाई है। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं और जिस तरह से तीसरी दुनिया, अगर आप कहिए कि तीखी प्रतिक्रिया हो रही है, और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो आज हालात देखने को मिला, किस तरह से अमेरिकी दूतावासों पे लोगों ने हमला शुरू कर दिया, वहां पे शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया गया। तो ये जो तस्वीर सब आ रही है भारत के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत अगर ये लंबा खींचता है तो अपने यहाँ भी आर्थिक मोर्चे पे सागर जी कई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। और हमारे साथ अमित जी हैं। अमित जी तो लगातार दुबई और कई उधर के देशों में इनका भ्रमण रहता है। तो ये वहाँ की वस्तु स्थिति, अभी हाल में भी ये गए थे, तो ये वहाँ की वस्तु स्थिति को बड़ा बिल्कुल बिल्कुल बेहतर। बिल्कुल। और लगातार फोन कॉल भी सर के पास बहुत सारे आए हैं। सर, आप बता ही रहे थे कि दुबई में किस प्रकार हालात है, तो अभी ताजा मतलब वहां पे जो लोग हैं क्या कुछ कह रहे हैं सर, आपसे जो बातचीत हुई है? सबसे पहले ईरान, इजराइल, यूएस, इसके ऊपर ये समझना पड़ेगा कि कौन देश इजराइल के साथ है, कौन ईरान के साथ है, क्यों ऐसा हो रहा है। आप ये अगर कह सकते हैं तो लगातार जो 3 साल से यूक्रेन और रशिया के बीच में तानातानी चल रही है, लड़ाई चल रही है, इसको जोड़ के आप वहां से देख सकते हैं, जो जिसमें नाटो का बहुत बड़ा रोल है, यूएस का बहुत बड़ा रोल है। और अपने आप को ऊपर रखने के लिए यूक्रेन को कैसे सब कोई आगे बढ़ा के, चढ़ा के, और इस लड़ाई में 3 साल से झोंक रखे हैं। जो बड़े देश हैं
आर्म्स सप्लाई के लिए भी बहुत ज्यादा इस तरह का जो काम किया करते हैं। अब आप समझें कि यूएस के साथ इजराइल के साथ कौन है, तो आप अगर इजराइल देखेंगे तो इजराइल के साथ यूनाइटेड स्टेट्स खड़ा है, यूके खड़ा है, जर्मनी खड़ा है, फ्रांस खड़ा है। तो ये सारी कंट्री और भी बहुत सारी कंट्री है, ये सब यूके के साथ खड़ी है। जो आप समझिए एक तरह से यूक्रेन के साथ भी यही सब सारी कंट्री खड़ी है। और वही आप अगर ईरान में चले जाएंगे तो ईरान के साथ कौन खड़ा है? ईरान के साथ वैसी ही कंट्री खड़ी है जो रशिया के विरोध में जो खड़ी, सॉरी, यूक्रेन के विरोध में जो खड़ी हुई है। अगर ईरान आप देखेंगे कि ईरान के साथ कौन खड़ा है, तो ईरान में आप देखेंगे चाइना उसके साथ खड़ा है, रशिया उसके साथ खड़ा है, सीरिया उसके साथ खड़ा रूस है, खड़ा है। लेबनान उसके साथ खड़ा है, टर्की उसके साथ खड़ा है, वेनेजुला जिसके साथ अभी यूएसए ने कांड कर दिया था वो उसके साथ खड़ा है। तो ये लड़ाई सिर्फ वर्चस्व एक ओमान तरह से ओमान और और कतर डॉलर्स खड़ा को हुआ है। मेंटेन, डॉलर्स के लिए मेन लड़ाई है। अपने डॉलर को मतलब स्टैग्नेंट रखने के लिए, उसके महत्व को बनाए रखने के लिए ये सारा प्रपंच यूएसए का किया जा रहा है। आप अगर वेनेजुला को भी देखेंगे, उसमें भी तेल का बहुत बड़ा खदान है, बहुत बड़े तेल के सप्लायर हुआ करते हैं। तो जहां जहां रिटेलिएट करता है यूएस के डॉलर के खिलाफ, वहां पे यूएस वो एक्शन लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल यूएस का है। और थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर की तरफ जाता है तो इसमें यूएस का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। दूसरी बात, जहां रिटेलिएट करके ईरान अभी वैसे वैसे देशों को टारगेट कर रहा है जहां पे यूएस बेस है। जैसे आप अगर यूएई को देखेंगे तो यूएई में सारे जगह पे यूएस बेस है। उन लोगों का आर्मी का अपना कोई ट्रेनिंग सेंटर ऐसा कुछ नहीं हुआ करता है। आप अगर अबू धाबी जाएंगे तो अबू धाबी फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन है। पुलिस की ट्रेनिंग उसकी सारी जो होती है वो फ्रांस के साथ कोलैबोरेट करके होती है। आप वहां जाएंगे तो फ्रांस के आर्मी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो उनका आर्मी का कोलैबोरेशन है फ्रांस के साथ। तो इस टाइप की ही कंपनी, इस टाइप की ही कंट्री को ईरान के द्वारा धमकाने के लिए या जैसे भी टारगेट किया जा रहा है। मेरा आज ही बात हो रहा था, कल भी बात हुआ है अबू धाबी में। लेकिन लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है, स्कूल्स वगैरह को ऑनलाइन कर दिया गया है, ऑफिस भी ऑनलाइन कर दिया गया है, सब वर्चुअल सारे तरीके से वहां पे अभी कार्य हो रहा है। लोगों को बिना जरूरत रोड पे निकलने के लिए मना कर दिया गया है। ये सारे हो रहे हैं। यहाँ तक आप देखेंगे कि सीबीएसई ने जो यूएई हो गई या फिर मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं, उन लोगों पे जो एग्जाम अभी परीक्षा चल रहा था उसको भी कुछ डेट्स वगैरह में परिवर्तन किया है, रद्द कर दिया है। अभी फिलहाल तो अ, आपको रद्द कर रखे हैं मिडिल ईस्ट वाले जगह पे। तनाव अभी बहुत तगड़ा बना हुआ है। वहां भी यूएई में अगर देखेंगे तो भारतीय बहुत हैं। आप दुबई चले जाएं, आप अबू धाबी चले जाएं, अनाप शनाप भारतीय वहां भरे हुए हैं। तो और ऊपर से एयरपोर्ट बंद कर रखे हैं, सारा एयरपोर्ट बंद बंद हो रखा है। कोई बड़ी दुर्घटना घटना नहीं घट जाए इसको लेके। यात्री, हजारों यात्री, लाखों यात्री वहां पे फंसे हुए हैं दुनिया भर के एयरपोर्ट पे। तो पैनिक सिचुएशन तो अभी है। अब ये किस मोड में जाएगा, कैसे ये टर्न अप होगा, कब तक ये सेटल होगा, अब ये तो आगे देखने वाला विषय है। लेकिन लेकिन लगता नहीं है कि बहुत लंबा चलेगा। सर जो शुरुआती खबर निकलकर सामने बताई जा रही है, जो अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से जो चीजें निकलकर बताई जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच गया था और इसलिए भी ये हमला आपाधापी में जो है अमेरिका और इजराइल की तरफ से किया गया। इसमें शुरू कितनी से सच्चाई रिटेलिएट लगती है? कर रहा है। इसराइल शुरू से नहीं चाहता है कि, जैसे आप रशिया देखिए, रशिया नहीं चाहता है यूक्रेन नाटो में शामिल हो। ये सारी लड़ाई उसी उसी बिल्कुल। उसी के लिए चल रही है। उसी तरह से इसराइल नहीं चाहता है हम्म कि हम्म ईरान इतना स्ट्रांग हो जाए कि आगे जाके समस्या वो खड़ी करे। हर समय परमाणु हम्म प्रशिक्षण के लिए, परमाणु के लिए वो डिमांड करता रहता है, जिसको अपोज यूएस और इसराइल दोनों ही किया करते हैं। और यूएस और इसराइल का जो आपसी कनेक्शन है वो बहुत पुराना है। और ईरान के ऊपर हमेशा ही ये दोनों हावी रहने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे कि वो परमाणु जो परमाणु का क्या बोलेंगे उसको, उन लोगों के पास वो फॉर्मूला नहीं जाए, उनको अलाउ नहीं किया जाए। तो ये तो हाँ है ही। हाँ हाँ और कोई भी देश नहीं चाहेगा, हाँ कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। बिल्कुल।
लेकिन पंकज सर, आपसे समझना चाहेंगे, आप तो लगातार कई राजनयिकों से भी आपकी बातचीत होते रहती है। भारत का तो पुराना मित्र रहा है ईरान। अ, ऐसे में भारत के लिए भी बड़ी समस्या है कि भाई किस तरफ जाए भारत। देखिए भारत भारत की हमेशा, हर समय मदद देखिए एक किया है तो ईरान ने, हर समय मतलब भारत के पक्ष से खड़ा हुआ है ईरान। देखिए कूटनीति की जो परिभाषा है, उस समय हम्म परिस्थिति के अनुसार हमेशा सागर भाई बदलते रहता है। और भारत का शुरू से ही कि हम्म। वो जो कहिए कि एक तरह से ब्रह्मवाक होता है कि कोई भी समस्या का समाधान हो, आप सब कोई भी देश हो अपने बातचीत से निकाले। ये अभी जो हम जिस युग में जी रहे हैं उससे एक सभ्य युग तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते हैं, जब जहां बाजार आ जाए, ये बाजारवाद का और देखिए इन्होंने, अमित जी ने अच्छी बात ये कही कि देखिए ये जो बहरीन हो, यूएई हो, ये सारा जो इलाका है, यहाँ वाकई में अमेरिका ने इन लोगों, कई देशों ने सुरक्षा की गारंटी दे रखा था कि भाई हम आप आर्थिक रूप से और हम आपको हर चीज मुहैया कराएंगे सुरक्षा के दृष्टिकोण से। सर एक और एक जिस तरह छोटा सा से इसमें ईरान ने हमला किया है, पंकज जी एक छोटा सा ऐड करना चाहेंगे। इतना विकसित देश माना जाता है, अगर यूएई को में आप देखेंगे, अबू धाबी को या फिर दुबई को, उसको आदमी यूरोप के बड़े बड़े देशों से कंपेयर करता है, और सही में है भी। बिल्कुल हर हाँ चीज है भी। कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी सब चीज सबसे पहले अडॉप्ट करता है। तो एक चीज ये समझ में नहीं आया था, पाकिस्तान जैसे देश जो मिसाइल अटैक होता है, ये सब होता है, तो उससे अपने बचाव की प्रणाली जनरेट कर रखे हैं, उसका उपाय निकाल रखे हैं। और यूएई में ये दुबई और अबू धाबी, इसके ऊपर मिसाइल अटैक हो रहा है और उससे बचाव का कोई प्रणाली नहीं है, उसको मार गिराने की कोई व्यवस्था उनके पास नहीं है। तो यही एडवांसमेंट तो तो हमको, सिर्फ जी आर्मी क्षेत्र में या फिर रक्षा क्षेत्र में एडवांसमेंट या एडवांसमेंट जो भी कंट्री के साथ कोलैबोरेशन है वो नहीं दे पाया। यही तो भ्रम टूटा होगा। जिस तरह से अटैक हुआ होगा, यही तो वहां के जो शासक होंगे, और जिस तरह के देखिए भरोसे से अभी तो पता चल चुका है दुनिया को कि यूक्रेन के बाद, यूक्रेन रूस युद्ध के बाद किसी पे भी, किसी देश को इस तरह के मामलों में अब भरोसा करना नहीं चाहिए। देखिए जिस तरह से दुनिया तेजी से बदल रही है, और जैसे आपने कहा कि डॉलर की लड़ाई है, डॉलर अपना मजबूत स्थिति में रहे, अमेरिका किस तरह से किस देश को उपयोग करता है, वो तो हर को यूटिलिटी उसकी उपयोगिता के अनुसार पुचकारता है। भारत की जो अभी आपने कहा कि भारत की, देखिए भारत और ईरान में बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। जब आज से 1 दशक 2 दशक पहले जाइएगा सागर भाई, जब दुनिया में कभी भारत किसी वजह से अलग थलग पड़ा तो ईरान ने, के देखिए कि बहुत जो हम पेट्रोलियम जो पदार्थ लेते हैं, तो उसमें ईरान और आसपास के देशों से हम बड़ी संख्या में वहां से इंपोर्ट करते हैं। तो ईरान हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वो कंट्री रहा है। और भारत की जो कूटनीति है अभी भी उसी पे है कि भाई विवाद है उससे आप बातचीत से सुलझाएं। लेकिन बड़ी संख्या में भारतीय देखिए यूएई में और उन इलाकों में रहते हैं, तो इस तरह की घटना के बाद भारतीयों का भी मतलब डर का माहौल बना होगा। और लेकिन ये अमित जी ने ठीक कहा कि मुझे नहीं लगता ये 1-2 दिन का ही मामला है, 1-2 दिन में सब कुछ सेटल्ड हो जाएगा। मुझे लगता है कि इजराइल और अमेरिका ने जो टारगेट किया था वो पा लिया है। उनका एक मकसद था कि किसी तरह से सत्ता से हटाएं जो उस वहां के वर्तमान सुप्रीम लीडर थे, और उसमें वो कामयाब हो गए हैं। तो हम्म। मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छा, ज्यादा मुझे 24 मुझे घंटे मुझे मुझे एक चीज और जी। क्लियर कीजिए सर, ये जो हमला हुआ है ये कितना जायज मानते हैं आप? आपको नहीं लगता है कि अमेरिका ने पहले जो हमला किया, अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से, तो आपको नहीं लगता है कि अमेरिका एक वर्ल्ड डिक्टेटर के रूप में अब अपने आप को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है सर? ये जो कितना देखिए जायज जो है अभी सर?
ये इससे देखिए जायज और नाजायज के कटघरे में अभी आप नहीं रख सकते हैं। अभी देखिए ईरान में ही है कि कहीं गम मन रहा है तो कहीं खुशी मन रही है। बाहर के अगर हम लोग के दृष्टिकोण से, अन्य के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये ऐसा इज़राइल का जो अपना जो उनका वो रहा है, जो मतलब एक्ट ऑफ वार, और वो जिस तरह से वो अपने दुश्मनों पे, दुश्मन मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो उनको अपने, कहता भी है इज़राइल कि हमें अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, तो हमें युद्ध करने में उनको झिझक नहीं होती है। वो एकदम वो करो मरो वाली स्थिति है सर। करो मरो वाली स्थिति है, तो उनके लिए तो वो एक धर्म युद्ध हो जाता है। अपने राष्ट्र को उनको बचाना है, लोगों को बचाना है। और हमास हमला के घटना के बाद जो आतंकवाद को लेके नई परिभाषा गढ़ी गई और नई चीजें, और देखिए हम और आप क्या हैं, हर चीजों को, और जो मानवता है वो हर दो पहलुओं में लोग देखते हैं, इसके सकारात्मक पक्ष को, नकारात्मक पक्ष को। जब तक हम सभ्य समाज बनाने की ओर ये दुनिया नहीं बढ़ेगी, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। आज शिया वाले दुखी हैं, सुन्नी वाले खुश हैं, ये आज अमेरिका खुश है, इजराइल खुश है, अमित सर, ईरान, इस तरह के अमित सर से ये मेरा जो सवाल होगा सर, इसमें भारत के पक्ष को आप कैसे देखते हैं सर? भारत की भूमिका को कैसे देखते हैं? अभी कुछ दिन पहले ही, 4 दिन पहले इजराइल होके आए हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो जो एक देश का कूटनीतिक अपना स्टाइल होता है, उस स्टाइल पे भाई भारत तो खड़ा उतर रहा है। ऐसा नहीं है, ईरान से भी अच्छे संबंध हैं, इजराइल से भी बहुत अच्छे संबंध हैं भारत के। सर, समझना सबसे पहले सब जब जी सब जब कश्मीर के बारे में कोई देश हमारे साथ नहीं था, उस समय ईरान हमारा साथ देता था, ईरान हमारे पक्ष में बोलता था। देखिए, कुछ चीज में ये हमको भी ध्यान लगता रखना है, पड़ेगा ना भारत को सर। हाँ, अब देखिए हम लोग तो उतना डीप विश्लेषण करने में सक्षम हैं कि नहीं है बता नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों में हम लोग बहुत फास्ट हो जा रहे हैं, ऐसा हमको लगता है कि बहुत पैनिक सिचुएशन में आके डिसीजन ले रहे हैं। जैसे आप अगर यूएस के केस में ही देखिएगा, तो सुप्रीम कोर्ट से आपका स्टे लग गया, मतलब उसको खारिज कर दिया गया। जी जी जो भी जी जी। अब वो खारिज, उसके पहले ही हम लोग कोई ना कोई एक डिसीजन पे भारत सरकार आ गई थी, एक अंडरस्टैंडिंग बनाने पे आ गई थी। तो हम लोग लगता है कि थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में रहते हैं और डिसीजन हम लोगों को थोड़ा और संभल के लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि थोड़ा वेट एंड वॉच, थोड़ा सा संयम रखते हुए हम लोगों के देश को या हम लोगों के जो प्रधानमंत्री है उनको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मतलब मेरा क्योंकि सर मानना है। भारत में भी एक अंतिम सवाल है इस पूरे सेक्शन से, फिर अगले सेक्शन में हम लोग चलेंगे। भारत में भी सर कई जगह पर, कश्मीर में हो गया, लखनऊ में हो गया, कई जगहों पर जो है वो खबरें निकल कर आ रही है कि शिया समुदाय के लोग जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और जगहों पर भी, खासकर ईरान में तो डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए जा रहे हैं। तो आम जनता सर ये इफेक्टेड है और सड़कों पर उतर रही है सर। आप दोनों चीज देखेंगे, ईरान में अगर आप देखेंगे ना, तो ईरान में अपोज भी हो रहा है। अभी खबर मान लीजिए आई कि अली खामनेई जो सुप्रीमो थे, उनको मार गिराया गया पूरे परिवार के साथ। लेकिन अभी थोड़े देर पहले एक वीडियो वायरल हुआ है, इस तरह के वीडियो हमेशा वायरल होते रहते हैं, सद्दाम हुसैन वाले में भी आपने देखा होगा, या फिर एक और क्या नाम था उनका, उसमें भी आपने देखा होगा। तो इस तरह के वीडियो मरने के बाद काफी वायरल होते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था कि नहीं वो जिंदा है, और वो बताना चाहते हैं यूएस को कि नहीं भाई वो जिंदा है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। पर इसके ऊपर भरोसा इसलिए नहीं किया जाता है कि पहले इस तरह के वीडियो, इस तरह की संस्था बना के रखती है हिजबुल्लाह, ये सब का आप देखते होंगे, हमेशा कोई भी अगर सुप्रीमो मारा जाता है, मरने के बाद कई एक वीडियो आएगा, भाई हम जिंदा हैं, ये हैं, इस तरह से करके। तो उसको लेके हम लोग नहीं चल सकते हैं जी। और क्या आप, लेकिन आपका नए सवाल क्या सुप्रीम था? लीडर की भी तलाश जो है वो शुरू हो गई है। हाँ, तो उसके बेटा का आपसे ही मेरा अभी सवाल था सर जो जी 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 बताइए। जी 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 सर, जी सर, कंटिन्यू सर।
उनके मेरा बेटा सवाल जो था सर कि आम मोजा जनता। कोई खामनेई करके उनकी बात आ रही है कि वही हम्म, सुप्रीमो अब बनने वाले हैं। ठीक है हाँ सर, सागर अंतिम जी। सवाल पंकज सर से इसी मुद्दे पे बस शॉर्ट हम चाहेंगे कि छोटी टिप्पणी सर। आम जनता जो प्रदर्शन में जुटी हुई है, सर ने कहा कि ठीक है दोनों तरफ से वहां पर खुशी भी मनाई जा रही है और गम भी मनाया जा रहा है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है तमाम सिया समुदाय में है सर। तो इसको लेकर आप को क्या लग रहा है पंकज सर कि ये और ज्यादा बढ़ेगा या? देखिए, भारत में बड़ी संख्या में अपने समुदाय के लोग रहते हैं, और जिस तरह से हमला हुआ है और जिस तरह से खबरें आई हैं, तो निश्चित तौर पे उसके प्रतिकार स्वरूप, और ये भारत में भी एक ट्रेंड चल गया है कि कहीं कुछ होता है तो यहाँ विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है उस देश के, मतलब जिस देश ने अटैक किया है। तो चाहे ये लेना हो अपने देना यहाँ हो या नहीं। वो अपने यहाँ ये क्षणिक है। इसका कोई बहुत बड़ा मायने नहीं निकल के आएगा। अपने यहाँ के चाहे लोगों को संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि देखिए अपने बड़ी संख्या में भारतीय उस इलाके में है जिस इलाके में हमला हो रहा है। उनकी चिंता के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी चिंता है कि वो सब सुरक्षित रहें। ये कोई ऐसा ये आप बहुत तो घर इंपॉर्टेंट। नहीं सर मिलेगा। बांग्लादेश में जब मारे जा रहे थे उस समय तो रोड पे आके ये लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप देखिएगा कि देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो जो समय है ये युद्ध का है ही नहीं। ये युद्ध किसी भी देश के लिए प्रगति रुकती है, लोगों का रोजगार पे असर पड़ता है। अब देखिए फेस्टिवल सीजन है इंडिया में, दुबई में भी मनाया जाता है, भारतीय लोग हर दुनिया भर में मनाते हैं। अब सब लगातार फोन की घंटी बजा रहे हैं इजराइल से लेके दुबई तक, भाई कि हमारे लोग कैसे हैं। बड़ी संख्या में जो पत्रकार गए थे अभी कवर करने के लिए सागर भाई, उसमें से बड़ी संख्या में लोग वही हैं। जी सर। उनको आना था हम्म। आजकल में, वो बेचारे वहीं फंसे हुए हैं। हम्म ये ट्रांसपोर्ट हम्म। जो हवाई मार्ग है सब का रूट बदल गया है, 400-500 से ऊपर कैंसिल हो चुका है। तो इसकी चिंता करने की जरूरत है। हम्म, अब ईरान के बोझ तले आम नागरिक यहाँ का और जिनको कोई समझ नहीं है, उसे हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं हम्म, होगी। दुनिया अभी देखिए कूटनीतिक स्तर पे भारत का जो कदम होता है और मानवता के लिए ही रहता है और होना भी चाहिए। अ, और ये इसका पटाक्षेप भी बहुत जल्द बिल्कुल हो जाएगा, ये बिल्कुल लंबा नहीं खींचने जा रहा है। जी। बिल्कुल। जी तो चलिए देखिए, हम भी यही कामना करते हैं कि अ, अमन चैन का माहौल बने, संतुलन और शांति की बात जो है वो बढ़े। और भारत का क्या रुख होता है वो, भारत ने जैसा कि पंकज सर ने बताया कि भारत हमेशा ही चाहता चाहता है कि शांति रहे, विश्व में शांति रहे, तो भारत उसी दिशा में कहीं ना कहीं प्रयास भी कर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं सर, और अब चलते हैं थोड़ा बंगाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि बंगाल में हलचल बहुत ज्यादा है। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है सर, और परिवर्तन यात्रा का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। जहां जहां परिवर्तन यात्रा करते आई है भारतीय जनता पार्टी, वहां अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है सर। भले ही पिछले बार बंगाल में भी ये परिवर्तन यात्रा किया गया था तो 3 से 74 तक गई भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं इस बार 74 से मैजिक नंबर तक तो जाने का ये प्रयास कर रही है भाजपा। आप लोगों को क्या लग रहा है सर? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बंगाल पहुंचेंगे और हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत करेंगे, और 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में। अमित सर, पहले आपसे ही समझ लेते हैं, आप लगातार ये बंगाल जाते रहते हैं, बंगाल में आपकी कल से दिलचस्पी भी है। परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है और उस परिवर्तन यात्रा हम्म में आप अगर देखेंगे तो हम्म सबसे पहले तो अमित शाह, सुकांतो मजूमदार, इन लोगों का कल कल हम्म का ही सिर्फ बता रहे हैं। तो अमित शाह हो गए, सुकांतो मजूमदार हो हम्म। गए, उसके बाद आप हम्म, लॉकेट चटर्जी हैं, नितिन नवीन हैं, दिलीप घोष हैं, नितिन नवीन, हाँ। देवेंद्र फडणवीस हैं, मिथुन हम्म। चक्रवर्ती हैं। तो हम्म ये सारे जो बड़े दिग्गज हैं, हम्म शिवराज सिंह चौहान अगर देखेंगे वो हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, शांतनु ठाकुर हैं,
ये सारे परिवर्तन यात्रा में अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, तो इसका असर तो जरूर दिखेगा। अभी तक जो विश्वास की कमी वहां के वोटरों में दिखाई दे रही थी, ऐसा लगता है कि अमित शाह के साथ जो ये परिवर्तन यात्रा अगर निकलता है और सारे जिले को बंगाल के सभी जिले को अगर ये लोग कवर करते हैं, तो इससे एक तो जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह भी बढ़ेगा, प्लस उन लोगों में ताकत भी आएगी, हिम्मत बढ़ेगी, वोट करने के लिए वो निकल पाएंगे जिन्हें वो वोट करना चाहते हैं, जिसकी कमी काफी दिन पहले से आपने भी कवर किया था और दिखाई दे रही थी। तो अब उम्मीद जग रहा है, अब ऐसा लग रहा बिल्कुल है बिल्कुल। कि थोड़ा आसान होगा सफर बीजेपी के लिए। आपको क्या लग रहा है पंकज सर, क्योंकि हम लोग तो जो बंगाल गए और जाके वहां की जमीनी हकीकत को बताए दिखाए, मैगजीन में भी हम लोगों ने लिखा है, हमारी मैगजीन भी इस बार जो है वो एक बार स्क्रीन पे दिखाई है, मैगजीन को भी हमारी मैगजीन जो है न्यूज हार्ट, इसमें विशेष बंगला में कोलकाता का अंक हम लोगों ने जो है वो डाला है, और आपने कवर स्टोरी जो है बंगाली बहुत बंगला भाषा में बनाया है। और बंगाल बिल्कुल सेंट्रिक हम बंगला लोगों ने किया भाषा में है ही इस पूरी बार, कवर उसमें स्टोरी 10 है, तो पेज हम लोगों ने बंगला में ही भी दिया है। वाह। सुनिए जी, दिखाया जाएगा जी मैगजीन। देखिए तब तक हम सागर लोग भाई, कंटिन्यू आप करते हैं। तो सागर भाई आप वहां पे थे, मैं आपका रिपोर्ट लगातार देख रहा था। देखिए बंगाल का, पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक आबो हवा है और भारतीय जनता पार्टी मतलब जिस तरह से चुनाव लड़ती है, लड़ने के लिए जानी जाती है, खूब सारा स्टारडम, तैयारियां, बूथ लेवल, बड़े बड़े नेता जैसे अमित भाई गिना रहे थे। मुझे लगता है कि उनको इस तरह की राजनीति से, इस तरह की रणनीति में उनको वहां बदलाव करना पड़ेगा। आप वहां इतना एग्रेसिव भी मत हो जाइए कि बहुत सारे ऐसे चेहरे बाहर आ जाएं, या जो आपको वोट करना चाहते हैं उनमें वो कहीं भय न उत्पन्न हो जाए कि यार कहीं अगर ये सरकार नहीं आई तो फिर हमें देखने वाला कौन होगा। बड़ी संख्या में देश के अलग अलग कोने से, हिंदी भाषी जगहों से बड़ी संख्या में प्रवासी प्रभारी बना के भारतीय जनता पार्टी ने वहां भेज रखा है, जिन्हें सागर जी न बंगला आता है, एक फोन आ गया था, न बंगला आता है और न ही वहां की उनको कोई समझ है। हालांकि वहां के लोकल लीडर उनको गाइड कर रहे हैं। वहां पे मेरा मानना है कि आप लोगों के घरों तक पहुंचिए, अधिक हाइप मत बनाइए, जिससे कि आपके जो वोटर हैं वो ऐसे, मतलब कहते हैं ना, खुल के, जैसे बिहार में खुल के लोग आपके सामने आ जाता है, अन्य प्रदेशों में वहां पे तो सबसे बड़ी है कि मॉब लिंचिंग की, हिंसा की, चुनाव के बाद भी और चुनाव के पहले भी उस हिंसा में किसी निर्दोष की जान न जाए, इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए सर भारतीय जनता पार्टी। उसका उपाय तो इसी ने खोज लिया है सर। 480 पीएससी की कंपनियों को उतार दिया गया है सर, मतलब 250 से अधिक उतार दिया गया है, और बाकी बची को 10 तारीख को उतार दिया जाएगा सर। तो इसी भी पूरी बिल्कुल तैयारी में है बिल्कुल। सर इस बार। और इस देखिए, अब नहीं, ये अच्छी बात है कि चुनाव, अभी तक देखिए, आप देखिएगा कभी बिहार को, उत्तर प्रदेश को चुनावी हिंसा के लिए जाना जाता था, लेकिन हम लोग लगातार कई सालों से बिल्कुल देख रहे बिल्कुल। हैं, कई टर्म के चुनाव से देख रहे हैं कि यहाँ हिंसा बहुत शून्य हो गई है। लेकिन पिछली बार भी लोकसभा के दौरान भी और विधानसभा के दौरान भी पश्चिम बंगाल में सागर भाई हिंसा नहीं रुकी थी, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी, और भारतीय जनता पार्टी के सीटों, लोकसभा सीटों की भी संख्या कम हुई थी। यही वजह है कि वो कहते हैं वहां के ज्यादातर मतदाता कि ये अनाथ की तरह छोड़ जाते हैं, कार्यकर्ता के भी मन में डर रहता है कि वो अनाथ की तरह छोड़ जाते हैं। तो अगर देखिए हम लोग या हम लोग जब ये चर्चा कर रहे हैं, लोग सभी जो उनके कार्यकर्ता भी हैं, आप भी वहां गए होंगे, तो आपको भी ये अनुभव हुआ होगा कि कार्यकर्ताओं की वहां पे सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि भाई लास्ट तक कोई अगर साथ जब तक न दे तब तक तो आदमी वहां तो डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा था। आप ही तो वहां ले रहे थे इंटरव्यू, तो कई लोग मना कर देते थे।
तो बिल्कुल ये बिल्कुल डर का जो बिल्कुल बिल्कुल भय है बिल्कुल उसको अगर हट जाए तो निश्चित तौर पर, और गेटवे ऑफ पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए वो तराई वाला इलाका है, पहाड़ी वाला इलाका, जो सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और उसके साथ जो 5, 7, 10 लोकसभा है, वहां अगर वो बेहतर करती है और मध्य में, पश्चिम बंगाल के मध्य में बेहतर करती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। पिछली बार कली ममता सागर बनर्जी जी, चुनाव हारी थी। एक चीज जोड़ना चाहेंगे, कली सागर जी, पंकज जी आप भी थे ही जी सर। होली मिलन समारोह में। बताया जा रहा था कि राजेश वर्मा कोई सभा करने के लिए गए थे बंगाल में, जगह याद नहीं है। हम्म सभा स्थल पे हम्म पहुंचते उसके पहले पूरा टेंट और सारा समियाना उखाड़ पुखाड़ के पुलिस लेके चली गई और बोली कि आके थाना में ले लो। ये स्थिति है, वो सभा नहीं कर पाए और पतली गली से निकल लिए। नहीं नहीं, तो ये वहां भाई पे साहब मजबूत नेता चाहिए सर, वहां पे मैं पिछले भाई शेर साहब से मैं शेर पिछले भी लड़ा और जा देखिए चुनाव सकेगा। सर, जैसे में आप एक चीज हम भी टोकेंगे सर, कि जो स्थिति आपने बोला कि हाइप वाली बात, तो देखिए ये बड़ी जरूरी है सर। भाजपा के दृष्टिकोण से अगर आप देखिए ना, तो हाइप बनाना बंगाल में बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है वहां के कार्यकर्ताओं में, और बिल्कुल हाइप बिल्कुल बिल्कुल। बनाकर ही वो कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है। मुझे जो लगता है सर, जो मैंने फील सर किया है आप बंगाल में। कोई ऐसी घटना जो आपके साथ, मतलब ऐसी घटना दुर्घटना जो आपके साथ घट रही है, मान लीजिए तृणमूल के द्वारा आपको तंग किया जा रहा है, बैनर फाड़ दिया जा रहा है, पोस्टर फाड़ दिया जा रहा है, तो आप और डर को पैदा, कोविड के टाइम में आपको याद होगा सारे मंत्री और विधायक और प्रधानमंत्री आके ये बोला करते थे कि पैनिक मत होइए, डरिए मत, डराइए मत। तो वही चीज है अभी, है ना। अभी तृणमूल के कारण अगर कोई परेशानी उन लोगों को हो रही है तो उस परेशानी को आप जनता के बीच में न लेके आए, उससे आप तो परेशान हो रहे हैं, जनता उससे ज्यादा परेशान होगी और वो ज्यादा बिल्कुल विमुख हो जाएगी। सागर भाई, मैं पिछले विधानसभा चुनाव में कई बार गया था, और चुनाव घोषणा से पहले गया था। जैसे ही वो सुनते थे ना कि ये दिल्ली से आया है, हम्म ये बिहार से आया है, वहां के लोग हाँ वो ऐसे दुबक हाँ जाते थे। हाँ हाँ वो कहते थे कि भाई इलेक्शन उलेक्शन की बात मत करना, वोट वोट करने की। और सर, मुझे तो बहुत हालांकि बहुत लेकिन दिक्कत हुआ सर वहाँ फील्ड रिपोर्ट करने में। फील्ड आप तो रिपोर्ट वहां करने में के मुझे वहां बहुत दिक्कत आपका हुआ। तो बहुत बेहतरीन अनुभव मिला होगा। और इस तरह से आप देखिए, जी जी ठीक है, वहां की जो जमीनी हालात है, अ, उस हालात में अगर कमल खिलाता है भारतीय जनता पार्टी, तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। वो बहुत चुनौती वाला स्टेट आज तक इनके लिए रहा है। जिस तरह साउथ में वो बिल्कुल। अगर कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो आज तक वो बेहतर नहीं कर पाए, तो वहां भी यही स्थिति है। लोग सर वोट एक देने के लिए सवाल तो मेरे मन तैयार में, बैठा है। पंकज जी, एक सवाल मेरे मन में ये भी आता है कि सही में क्या बीजेपी वहां जीतना चाहती है या नहीं चाहती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये अगर बहुत बहुत बड़ा अग्रेसिव सवाल है मोड सर। में, ये वहाँ की आम जनता का सवाल है सर। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी वहां जीतना इसलिए नहीं चाहती होगी कि अगर जीत गई तो ममता बनर्जी फ्री है, फिर वो जाके दिल्ली बैठ के महागठबंधन और कौन सा गठबंधन बना के बहुत बड़ा परेशानी नहीं खड़ा करे। और किस तरह की लड़ाकू महिला है, उसको बंगाल की शेरनी बोला जाता है, उससे बचने के लिए कहीं बिल्कुल ऐसा तो रणनीति बीजेपी का नहीं है कि भाई तुम यहीं रहो, यहीं शांति से रहो, तुमको परेशान नहीं करेंगे, तुम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी रहो, हमको देश में देश चलाने दो। ये भी देखिए ये तो हो सकता है कि ये राजनीति, देखिए राजनीति, देखिए एक होता है तलवार और एक होता है कृपान। तलवार में एक तरफ धार होता है, और राजनीति को मैं कृपान मानता हूं, उसमें दोनों तरफ धार होता है कि एक बार अगर कृपान निकल जाता है तो कोई कृपा नहीं होती है। जब सत्ता की जो लड़ाई है अमित जी, वो एक ऐसा स्टेट है, एक इन लोगों के तो मन में टीस रही ही है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के, कि भाई हमने तो अजय अश्वमेघ यज्ञ अब करना है, तो भैया उसको जीत लो, बंगाल को। लेकिन आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष के पास ममता बनर्जी जैसा जुझारू व्यक्तित्व की नेत्री नहीं है, न कोई नेता है।
और वो नाको चने चबाने में दम रखती है। एक दिन 1 घंटे के लिए एसआरआई के मुद्दे पे वो रोड पे आई, वहां पे लोग पीछे हट गए थे। वहां पे वो रौद्र रूप देकर, दिल्ली की बात मैं बता रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, उनको लड़ने आता है। देखिए वो जो संघर्ष से निकला हुआ, देखिए आप सत्ता में क्या है क्या नहीं कर रहे हैं, आपका गवर्नेंस कैसा है। भाई लालू प्रसाद यादव भी तो 15 साल मैंने रहे। गवर्नेंस मैंने एक आपका लाइन कैसा लिखा होता है है सर इस पे। मैगजीन में, जी सर सागर न्यूज जी। हाट की मैगजीन में मैंने एक लाइन लिखा है। ममता बनर्जी पहली बार मीडिया हाइलाइट्स में आई। वो समय था जयप्रकाश का समय था, जयप्रकाश नारायण बंगाल पहुंचे थे। और उस समय ममता बनर्जी इंदिरा गांधी के उस समय मतलब उसमें कांग्रेस में हुआ करती थी, वो युवा नेत्री थी वहां पर। तो मतलब जयप्रकाश नारायण के गाड़ी के बोनट पर चढ़कर उनके गाड़ी को रोक दिया था ममता बनर्जी ने, युवा ममता बनर्जी ने। और उसी समय सबसे बताइए। बड़ा हाइप मिला था ममता बनर्जी को, जो पूरे कोलकाता से लेकर पूरे बंगाल में उनकी तस्वीरें छपी थी। तो वो है ममता बनर्जी। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, आप उनके जुझारूपन से इनकार नहीं कर सकते हैं। और देखिए सत्ता चला रही हैं, बाहर बड़ी खबरें आती हैं, बॉर्डरिंग स्टेट है, अति संवेदनशील, और और जैसे अब और बांग्लादेश। और सबसे बड़ी बात है ना सर, सबसे बड़ी बात है कि ये विरोध वाला जो नेचर है ना सर, आवाज उठाने वाला जो नेचर है, वो बंगाल का जेन्युइन नेचर है। वहां के जेन्युइन आम लोग नेचर अपने है। आप को फील करते हैं ममता बनर्जी में। बिल्कुल बिल्कुल, वो सभ्यता संस्कृति का एक मजबूत स्तंभ वाला इलाका रहा है। जो राष्ट्रगान दिया हो, लेकिन राष्ट्रगीत मुद्दे दिया बहुत है हो, सर, कितना कितना लेकिन साहित्यिक मुद्दे बहुत हैं। सरकार के मुद्दे हैं। प्रति बहुत होगा ज्यादा गुस्सा है सर लोगों में, अभी। बहुत ज्यादा अमित गुस्सा है जी, सर, युवा युवा नाराज। जी सर। अमित जी ने एक जो उन्होंने बात रखी इस प्लेटफॉर्म पे, कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस स्टेट को जीतना चाहती है? क्या नहीं, भारतीय जनता पार्टी वहां वाकई में परिवर्तन करना चाहती है? तो ये भी एक एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ी समझ, इन्होंने समझ वाला प्रश्न है ये इन्होंने उठाया है, कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आए वहां पे और उनको क्या क्या करना चाहिए। क्या ये परिवर्तन रैली से या परिवर्तन यात्रा से ये संभव हो पाएगा? क्या वो विश्वास जागृत हो पाएगा? तो देखिए बंगाल, तो अभी बंगाल में अभी कई गुल देखने को मिलेंगे आपको। जो सर ने सवाल उठाया सर, वो आम आदमी के जेहन में है। बंगाल के सड़कों पर कई लोगों ने नहीं, मुझे कहा बिल्कुल यही बिल्कुल। बात जो सर ये बात उठा रहे हैं। लेकिन मुझे जो पर्सनली लगता है सर कि बंगाल जीतना वाकई में भाजपा चाहती है। और ये सर कुछ लोगों का, जो भाजपा के जो वोटर हैं, जो या जो न्यूट्रल वोटर हैं, उनको लगता है कि बंगाल भाजपा को जीतना ये बंगाल की जरूरत नहीं है, मतलब देश के लिए जरूरत है, बंगाल के लिए जरूरत है। क्योंकि घुसपैठ हाँ एक बहुत बिल्कुल बड़ा है, मुद्दा सर बन गया है। और विरोध, क्योंकि जो और एक बड़ी बात सर वहां पे जो लोगों ने बताई कि विरोध के वजह से, बंगाल और केंद्र सरकार के विरोध के वजह से आपस में जो खटपट हो रही है, उसके वजह से बंगाल का विकास रुका हुआ है। तो उस रुका विकास को हुआ तेज है, गति देना है। और हाँ जी। वहां घुसपैठ का बहुत बड़ा मामला है, बॉर्डरिंग स्टेट है। जिस तरह से एक मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, वो भी चिंताजनक है। अब कैसे किसी का हम्म डेमोग्राफी अगर तेजी से बदल रहा है तो चिंता का तो विषय है ही नहीं, ये भाई। सर परिवर्तन यात्रा से बिल्कुल लगता तो है कि काफी लाभ बीजेपी को मिलने वाला है वहां पे। मिलेगा और मिलेगा। दूसरी बात, एसआईआर का भी लाभ बीजेपी को जरूर वहां पे मिलेगा बंगाल में। बिल्कुल मिलेगा नहीं, सर। जो बीजेपी के परिवर्तन यात्रा हाथों सर, आप देखिए कि में। कितना व्यापक परिवर्तन है। इस परिवर्तन यात्रा की व्यापकता को सर देखिए कि लगभग 5,000 किलोमीटर की यात्रा है सर। 1 करोड़ लोगों तक डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्टिविटी होगी सर। 250 से अधिक मतलब कार्यक्रम किए जाएंगे, स्वागत होंगे। तो कहीं ना कहीं एक हाइप, जो चुनाव के पहले हाइप, देखिए लहर बनाना बोलते हैं ना इसको, माहौल बना लहर, देना। तो वो माहौल माहौल बना। माहौल बनाने का काम जरूर ये परिवर्तन यात्रा करेगी, मुझे जो लगता है सर। आप लोगों के सर क्लोजिंग कमेंट्स इस परिवर्तन यात्रा पे। और एक और सवाल इसमें ऐड कर देते हैं। ममता बनर्जी ने पूर्व डीजीपी, जो उनके खासम खास डीजीपी थे जिन्होंने बहुत मदद किया था, उनको राज्यसभा भेज दिया है। क्लोजिंग कमेंट सर।
देखिए इस तरह की परिपाटी मुझे अच्छी नहीं लगती है। बहुत क्लोज लोग काम करता है आईएएस आईपीएस, और जब आप इस तरह से नवाजते हैं ना तो लगता है कि वो अपने 32 साल 35 साल के करियर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पक्षपात करना, किसी अन्य के लिए किसी के लिए फायदे पहुंचाना। देखिए एक समय के बाद आप 5 साल 8 साल 9 साल का एक पीरियड होना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि कोई भी आईएएस आईपीएस या संवैधानिक पदों पे रहा हो उससे जल्दी आप इस तरह के पदों से विभूषित न करें। एक तो मेरा दूसरा कि परिवर्तन यात्रा, ये परिवर्तन बंगाल अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो भारतीय जनता पार्टी वहां प्रचंड बहुमत लाएगी, जैसे ममता बनर्जी आई थी प्रचंड बहुमत के साथ। तो ये परिवर्तन यात्रा की सफलता पे निर्भर है कि सागर जी कितना लोग सपोर्ट, मतलब बाहर आके खुल के डू एंड डाई की स्थिति में इन्हें हर हाल में बदल देंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी नहीं बदलने जा रही है, वहां की जनता अगर ठानेगी, ये माध्यम वहां की इनका ये जनता साथ ठानेगी, रहेगी बिल्कुल और ये बिल्कुल। सारी चीज होगा। लेकिन ये माध्यम वहां की जनता के पे है कि आप उस पे कितना आत्मविश्वास का उनमें संचार कर सकते हैं। और अमित सर, आपके भी क्लोजिंग कमेंट्स परिवर्तन यात्रा को लेकर, और सर हम ये एकदम राज। पंकज जी जी जो बोल जी। रहे हैं उसको डिट्टो करते हैं सर। ऐसी ऐसा हम्म। नियम बनना चाहिए भारत में कि कोई भी अधिकारी, हम्म। कोई भी चाहे न्यायाधीश हम्म। या कोई भी इस तरह के जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, रिटायरमेंट के बाद कम से कम 2 या 3 साल का ऐसा पीरियड हो जिसके पहले वो किसी हालत में कोई इलेक्शन नहीं लड़ सके। ये नियम होना चाहिए। दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि ऐसा भी नियम बनना चाहिए कि कोई भी जो बड़ा पद है, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी या इस तरह के जितने भी पद होते हैं या कोई भी सरकारी पद, उसमें कोई एक्सटेंशन का प्रोविजन नहीं होना चाहिए। रिटायरमेंट मतलब परमानेंट रिटायरमेंट। आप अगर दोबारा कोई नेता किसी को रखना चाहते हैं, आप एडॉक पे रखिए, आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखिए, लेकिन एक्सटेंशन का कोई प्रोविजन नहीं होना चाहिए। एक्सटेंशन का मतलब ही होता है ब्राइब। अगर आपको मालूम है सागर जी कि आने वाले समय में हमको एक्सटेंशन 6 महीना बाकी है मेरे जॉब का और एक्सटेंशन मेरे को हमको चाहिए, तो आप हर वो काम करेंगे जो सामने वाला चाहेगा। और वो कभी भी देश हित, राज्य हित में कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आप कभी स्वार्थ नहीं हो, में कभी नहीं। करेंगे जिससे कि हमको एक्सटेंशन मिल जाए। इस चीज के ऊपर भी 100% रोक लगना चाहिए। एक्सटेंशन का क्यों, यहाँ पे 140 करोड़ की आबादी है, नौकरी आदमी के पास, सभी के पास नौकरी नहीं है, तो फिर ये एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है? अरे दूसरे को आने दीजिए भाई, आप 60 साल नौकरी कर चुके हैं। आप अगर एक्सटेंशन ही होता रहेगा, लगातार हर फील्ड में एक्सटेंशन होता रहेगा, तो नए को मौका कहाँ मिलेगा सर? तो इसके ऊपर भी रोक होनी चाहिए। और बिल्कुल जैसा आपने बिल्कुल। अभी बताया कि राज्यसभा वहां से भेजा गया है, तो ये परिपाटी तो आजकल चालू हो रखी है। ये केंद्र सरकार अभी, केंद्र में भी आप देखेंगे तो 5-7 ऐसे मिनिस्टर्स आपको नजर आएंगे जो ब्यूरोक्रेट रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम अब इसमें समा गया है सर। इस भारत के पॉलिटिक्स में ये सारे सिस्टम समा रखे हैं। फ्रीबीज वाला सिस्टम, अधिकारियों को वहां लेके आना जो पहले लाभ पहुंचाए हो या ना पहुंचाए हो ये कहा नहीं जा सकता है। उनको राज्यसभा भेज देना, उनको एमपी बना देना, उनको विधायक बना देना, उनको मंत्री बना देना, इस सब चीजों पे लगाम हर हालत में लगनी चाहिए। अब बंगाल अच्छा करेगा ऐसा दिखाई दे रहा है भाजपा के परिप्रेक्ष्य में। जी चलिए आगे जी। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अंतिम मुद्दे को बहुत संक्षिप्त जो है वो लेंगे। बिहार से बड़ी जो है वो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है, और राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। 5 सीट में 4 सीट तो एनडीए के पाले में कंफर्म है, लेकिन 5वें सीट के लिए कहा जा रहा है कि चुनाव हो सकता है। बहुत सारे नाम चल रहे हैं सर। पवन सिंह हो गए, इधर विपक्ष से तेजस्वी यादव की खुद का नाम चल रहा है, हिना साहब का नाम चल रहा है। क्या आप लोगों को क्या लगता है सर? अमित सर से शुरुआत करते हैं। से हलचल काफी तेज हो गई है सर। भाई ये राज्यसभा की जितनी भी सीटें खाली हो रही हैं तो नाम तो काफी चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा हैं, इधर कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जाएंगे, बिहार छोड़ देंगे, अब वो केंद्र में जाके राजनीति करेंगे, तो बिहार कौन संभालेगा पता नहीं।
उसी तरह से पवन सिंह का नाम आ रहा है, रामनाथ ठाकुर का नाम आ रहा है। इधर आप अगर देखेंगे तो आज जीतन राम मांझी भी कुछ नया डायलॉग दे रहे हैं। उनका तो जैसे ही मौका लगता है, आप देखें अभी कुछ देर पहले ही हम लोग इजराइल के ऊपर बात कर रहे थे, भारत में प्रोटेस्ट हो रहा था सिया समुदाय को लेके, काफी लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ जीतन राम मांझी भी हैं। कोई मुद्दा हो, सबसे पहले अगर कोई प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार होगा तो यही होंगे, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे किसी भी जी तरह के मुद्दे को देख लीजिए, रहेंगे इसी पार्टी में हाँ और हर समय पिन करते रहेंगे। इससे तो बेहतर है कि वो आईपी गुप्ता और ओवैसी को अगर जोड़ लें तो कम से कम इतना विद्रोह तो नहीं होगा पार्टी के अंदर में। मेरा तो ये मानना है, जिस तरह से वो विद्रोह करते हैं। लेकिन अब जीतन राम इसमें देखिए, मांझी जी जो बोलते हैं बड़ा अच्छा बोलते हैं और बड़ा विचारणीय बोल जाते हैं कभी कभी। विचार तो सर इसको भी विचारणीय बोला जाएगा। जो उनके एक पार्टी के विधायक हार गए थे अभी इलेक्शन में, तो उन्होंने कहा कि अगर 10 मिनट पहले बताते तो 1500 जो वोट बोल देते तो जीत जाते। तो ये सब फजीयत कराने वाला बात है। ये मांझी जी के द्वारा, और संतोष सुमन एक उनके पुत्र हैं, सुपुत्र, वो चुप्पी मार के बैठे रहेंगे, जैसे लगता है कि उनके कान में आवाज ही नहीं जाता है कि पिताजी क्या बोल रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं। सर उनसे प्रतिक्रिया लीजिए वो तो तो सर विधानसभा में संतोष सुमन बोल दिए कि अब उन्हीं से पूछे, हम लोग जब उनके बयान पर प्रतिक्रिया लेते हैं जी ने ऐसा बोल दिया ऐसा बोल दिया, तो वो क्या बोलते हैं उन्हीं से बात कीजिएगा। पार्टी में नहीं है क्या संतोष सुमन कोई और दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर रखे हैं क्या? आज उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के ऊपर सवाल देखिए उठ रहा था तो सारे विधायक से के ऊपर सवाल उठने लग गया था सर। तो बेचारे उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल बिल्कुल एक सरल स्वभाव के आदमी है, वो तो लगातार बोलते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया ट्रायल हो गया, उन्नीट वाले की तरह मीडिया ट्रायल हो गया उनके पार्टी का। और वो बेचारे लगातार बोल रहे हैं कि सब जुड़े हुए हैं, हम्म कोई अलग नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो हम्म। टीआरपी के लिए आप कुछ भी करने के हम्म। लिए तैयार बैठे हैं। देखिए कल वाकई सर न्यूज उपेंद्र हाट कुशवाहा के की ही बात करें तो काफी। जी 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 सर। कल देखिए न्यूज हाट के ही प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा कई नेता, यहाँ का जो राज्यसभा का चुनाव है हॉट केक, तो देखिए 5 सीट बनी हुई है और एनडीए हम्म। चाहेगी कि 5 सीट उसके पास आ जाए। और देखिएगा कि इन हर संभव सीटों प्रयास पर किया जा रहा है सर। धन कुबेरों की भी नजर है। और मुझे नहीं लगता है कि जो हम्म। अभी बहुत सारी लॉबिंग हो रही है कि ये पवन सिंह जा रहे हैं या ये जा रहे हैं, फलना जा रहे हैं, चिलना जा रहे हैं, ढिमका जा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होगा। देखिए उम्मीदवारी सबकी तय हो चुकी होगी। रामनाथ ठाकुर जी रिपीट जरूर कर हम्म रहे होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी वो केंद्र में मंत्री हैं। हम्म। फिर उनके पीछे जो कर्पूरी ठाकुर जी हम्म। का वो एक जो नाम है हाँ। विरासत चला रहा है, नाम चला रहा है कि भाई एक तरफ आप भारत रत्न देकर वहाँ सम्मानित भी कर रहे हैं और दूसरा राज्यसभा काटिएगा तो ये व्यवहारिक नहीं लगता है। हालांकि चुनाव उनाव नहीं है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो कृषि राज्य मंत्री के रूप में, वो भी कुछ अभी देखने को नहीं मिला। तो आप देखिए कि इस 5 सीट पे हम्म आप, मुझे लग रहा है कि कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे। और ये जो विपक्ष का ये है, मुझे नहीं लगता है कि इनके हाथ कुछ लग सकता है। हाँ, जैसे कि सुनने में आया है कि यहाँ से ये किसी धन कुबेर लोगों का भी अप्रोच लोग कर रहा है विपक्ष के, कि वो अपने मैनेज कर ले। और जो वोटिंग होती है वो आप जानते हैं सागर जी, कि उसमें अगर क्रॉस वोटिंग भी होती है तो कोई सदस्यता या किसी तरह का कुछ तो जाता है नहीं राज्यसभा चुनाव में, अगर विधायक करते हैं तो। लेकिन एक मुझे अच्छी तो बात नहीं, ये नहीं सर का लगती है क्या पंकज होगा जी। सर, क्या लग रहा है सर अमित सर। एक अच्छा बात इसमें कम से कम ये लग रहा है सर कि एक सीट के ऊपर धन कुबेर की बात आ रही है। पहले अगर आप देखा करते तो राज्यसभा में जितनी सीटें खाली होती थी उसके ऊपर सबसे पहले दावेदारी धन कुबेरों की ही हुआ करती थी। तो अभी कम से कम इतना अच्छाई राजनीति में आया है कि एक सीट रिजर्व खाते में आप बोलिए वो डाला जा रहा है जो धन कुबेर का है। बाकी को भाई देखा जा रहा है इस ढंग से कि भाई ये इनके बेटे हैं या पहले किसी पार्टी के सदस्य हैं या पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये एक अच्छा चीज हम मानते हैं। और जहां तक सागर जी बता रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा का, तो हमको तो ऐसा लगता है कि हर हालत में उपेंद्र कुशवाहा को जाना भी चाहिए। वो हैं और उनको
हर हालत में राज्यसभा जाना चाहिए। उनके पास वोट नहीं, वो बैंक भी है, उनके पीछे काफी लोग हैं और स्थिर नेता हैं। हाँ, ये अभी देखिए, लेकिन ये बिल्कुल। पांचों सीट पे जो चुनाव होगा उसमें देखिए कोई बहुत बड़ा बिहार की राजनीति पे असर पड़ने वाला नहीं है। आप देखिएगा कि जितने भी राज्यसभा सांसद हैं बिहार से, सागर भाई, उसमें 2-3 ही एक्टिव हैं, बाकी सभी सिंबॉलिक हैं। वो जातीय समीकरण में फिट बैठा के रखा गया है, जबकि राज्यसभा में ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं। ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जिनको केवल वहां एक बंगला चाहिए होता है लुटियंस में, और वो केवल भोग विलास के लिए ही है। भोग विलास मेरा शब्द नकारात्मक इसको मत लीजिएगा। भोग विलास का मतलब है कि जो सुख सुविधा, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो देखना होगा कि ये 5 जो आएंगे उससे बिहार को कितना लाभ मिल जाता है, वो कितना बिहार के लिए अपनी बातों को राज्यसभा में बिल्कुल उठाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो चलिए, काफी लंबा और बृहद डिस्कशन रहा हम लोगों का। और देखिए, बिहार में हलचल तेज है। कौन कहाँ कब तक राज्यसभा जाता है, जो भी फाइनल अपडेट आएगा न्यूज हाट पे लगातार हम लोग दिखाते रहेंगे। और देखिए, अभी तो हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश की भी सियासी तापमान जो है वो नाप के, और फिर होली बाद बंगाल में ही मिलेंगे। नजर बना के रखिएगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अमित सर, आपका भी बहुत धन्यवाद। पंकज सर, आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।